हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम अपनी यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे वो करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब सुनिए। द फिनोमिना ऑफ चेंजिंग द path of light. The phenomena of changing the path of light with changing the medium. ठीक है, मतलब क्या है इसका कि लाइट जो है अपना पाथ चेंज कर देती है किसके साथ? मीडियम चेंज होने के साथ। ठीक है, किस तरह देखिए, मान लेते हैं आपने कोई ग्लास लिया, ठीक है, जैसे सनलाइट है, ठीक है, अगर आपने कांच के अंदर कांच बीच में लगा रखा है तो सनलाइट उसके अंदर से आ जाती है ना आराम से। अगर आप दीवार देखेंगे, दीवार लगा देंगे तो सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमने कोई ग्लास लिया और ये कोई लाइट आई, इस लाइट को मैं नाम दे रहा हूं इंसिडेंट रे। ठीक है, ये नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 1 साल 1.5 साल पहले पढ़ा था। ठीक है, तो शायद आप भूल भी गए हो। तो ठीक है, तो जो आने वाली लाइट होती है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इसके बीचों बीच अगर मैं डालूं कोई, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो कुछ लाइट तो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन आप देखते हैं कि ग्लास के अंदर लाइट एंटर कर जाती है, तो कुछ लाइट यहाँ पे एंटर कर जाएगी, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल। ओके, ठीक है, तो ये एंगल क्या होता है? इंसिडेंट के साथ आई। अब रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो हम ये एंगल क्या मान रहे हैं? आर। रिफ्लेक्शन पढ़ते तो वो एंगल आर मान लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है। ठीक है, तो लाइट की जो स्पीड होती है कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, नियरली इक्वल होती है ये। ठीक है, एक्चुअल में शायद मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, 299,874। ठीक है, इस तरह की कुछ लाइट की स्पीड होती है, लेकिन वो है अप्रोक्सीमेट। हम कितनी मानते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास के अंदर जो स्पीड होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि रिफ्रैक्शन का कारण क्या होता है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन का कारण क्या है? तो रिफ्रैक्शन का कारण यही है, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। ठीक है, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंजमेंट आ जाता है। ठीक है, अगर स्पीड में चेंजमेंट नहीं आता तो ये लाइट ऐसे जाती, ऐसे सीधी निकल जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, लेकिन ये लाइट क्या जाती है? बेंड हो जाती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का कारण क्या है कि लाइट की क्या हो जाती है? स्पीड कम हो जाती है। मतलब एयर के अंदर जो लाइट चलती है और जब किसी मीडियम के अंदर लाइट आएगी तो उसकी स्पीड में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, उसकी स्पीड हमेशा कम रहती है स्पीड ऑफ लाइट से, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा किसी की लाइट किसी की स्पीड रहती ही नहीं है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का मतलब आप समझ गए। ठीक है, क्या होता है? लाइट अपना रास्ता चेंज कर लेती है, कब? मीडियम चेंज होने के साथ। ठीक है, इसका कारण क्या है कि लाइट की जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए होंगे, आसानी काम था। बाकी आसानी चैप्टर है। ठीक है,
तो आप ध्यान से समझते रहिए बस, ठीक है। बहुत आसान सा काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है। बस आपको थोड़ी मोटी चीजें डायग्राम बनाने आनी चाहिए बस, ठीक है, क्योंकि इसको ज्योमेट्री से हम ज्यादा देखेंगे। अब इसके लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो लॉ क्या होता है। फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ होता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे। पूरा लिखना है आपको, ठीक है, मैं तो वैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, ऐसा ही रिफ्लेक्शन में होता है, आर ऑल लाई इन सेम प्लेन। कैसे? इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से चलने वाली सारी रे वो एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगी हमेशा, ठीक है। अब इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड भी एक ही पॉइंट से चल रही है, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड भी एक पॉइंट से चल रही है, तो दोनों के लिए ला ये सेम है। इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। दूसरा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इस पूरे चैप्टर में भी यही चलेगा, पूरे चैप्टर के अंदर स्नेल्स लॉ, ये आपको लगाना आना चाहिए बस, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिए पहले क्या है ये, बाकी आप 10th में पढ़ा दिए। देखिए स्नेल्स लॉ क्या होता है, यहाँ देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आप एक चीज पढ़ते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान हो आपके माइंड में, ये और ये एंगल हमेशा बराबर होता है, जितनी लाइट आती है ना उतनी रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये आई और ये आर बराबर थोड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए एक नया लॉ क्रिएट किया और उस लॉ का नाम क्या है? स्नेल्स लॉ, ठीक है। क्या होता है ये? द प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी इसके नाम पे आते हैं, क्या होता है ये? इज कांस्टेंट। क्या लिखा है मैंने? द प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कांस्टेंट। अभी दूसरा लॉ ये चल रहा है, इसको नाम दिया स्नेल्स लॉ। मतलब क्या इसका? देखो मान लेते हैं ये है μ1 और नीचे वाला है μ2, ठीक है। दिस μ1 is called refractive index of one medium, this μ2 is called refractive index of another medium। मतलब क्या है? ये जो एक नई टर्म आई है, अभी इसको डिफाइन करेंगे इसके बाद, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप क्या समझ लें कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ओके। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? म्यू से। तो बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ1, अंदर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ2। लगाते हैं इस पे। सबसे पहले तो इसमें ये कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो किन किन का प्रोडक्ट करना आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो म्यू तो हम कह रहा हूं, अभी कहा था मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट के साथ कितना एंगल है? आई इज इक्वल टू, क्या लिखता हूं मैं? कांस्टेंट। ये तो लिखा है अभी नीचे, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, स्टेटमेंट होगी, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को दो तरह से आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है। कहाँ कहाँ किस तरह लगाएंगे वो सुनो आप पहले। देखो ऊपर अगर मैं देखूं तो ऊपर म्यू कितना है? μ1 और एंगल कितना है? साइन आई। ऐसा ही है ना? देखो ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और एंगल कितना है? साइन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना? देखो अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2 और एंगल कितना है? साइन आई। ये इक्वेशन आपको लगानी आनी चाहिए हमेशा। μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। ये बहुत यूजफुल है, हर जगह यही लगानी आएगी आपको, ठीक है। समझ में आ गया हो ना? μ1 साइन आई और अंदर में क्या है? μ2 साइन आर, ठीक है। और इसको किस तरह लिखता हूं?
एयर के अंदर म्यू की वैल्यू हमेशा 1 रहती है। एयर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी रहेगी? 1। बताएंगे अभी इसकी डेफिनेशन लिखेंगे ना अभी, तो आपको बताएंगे ऐसा क्यों होता है। पहले आप यहाँ से देखने की कोशिश कीजिए। तो ये वाला पार्ट एयर का हो गया, ये तो मीडियम हो गया, ऊपर जो बाहर सारा पार्ट होगा कैसा है? एयर का। तो यहाँ पे μ1 जो है वो एयर में है, तो μ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 sin i। μ1 तो है ही नहीं, तो μ2 जो है क्या लिखता हूँ मैं? म्यू sin i। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? sin i अपॉन में sin 1। ये होता है। क्या मेरी चीज आप बातें समझ रहे हैं? आप ये 2 इक्वेशन आपको आनी चाहिए बस। जहां पे एयर आ जाए ना तो यहाँ पे ये लगा देना, जहां पे 2 अलग अलग मीडियम आ जाए तो यहाँ पे ये लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। बताइए समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, ओके आगे सुनिए। तीसरा लॉ, ठीक है, जो आप 10th में नहीं पढ़ते, एक लॉ यहाँ पे है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में वो कंपटीशन नीट के एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है, और AIII के एग्जाम में भी आया हुआ है, और बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, वो थर्ड लॉ है क्या? सुनिए। फॉर ए गिवन लाइट, फॉर ए गिवन लाइट, ठीक है, वेलोसिटी एंड wavelength changes, but frequency and phase remains same। क्या मतलब इसका? बहुत इंपॉर्टेंट ला है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी लाइट जब किसी मीडियम में जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंजेस, यहाँ पे लिखे ना फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, ये लिखे ना, यहाँ पे फॉर ए गिवन लाइट वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंजेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर बट फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिमेन सेम। ठीक है, एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या आता है? फ्रीक्वेंसी सेम क्यों होती है? ठीक है, क्योंकि फेज हम आगे चल के पढ़ेंगे वेव में कि फेज होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, वैसे तो आपने 11th में पढ़ रखा है, लेकिन हम ये वहाँ पे पढ़ेंगे। तो एक्चुअल क्वेश्चन में क्या पूछते हैं कि फ्रीक्वेंसी किस तरह सेम रहती है। ठीक है भाई, वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज रहती है? आपने कल 5th यूनिट में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये पढ़ा था आपने, ठीक है, जिसको हटाते क्या लगाते हैं? सी। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी आती है? न्यू लैम्डा हो गई। ठीक है, आप सी वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होती थी, यहाँ पे भी सी आप स्पीड ऑफ लाइट मान लें, लेकिन मीडियम के लिए आप यहाँ पे क्या मानेंगे? वी मानेंगे। क्यों? क्योंकि मीडियम में लाइट चेंज होती रहती है, क्योंकि लाइट की स्पीड तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, बाकी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ 11th में, देख लेना आप। ठीक है, ये आप पिछले यूनिट में देख लेना आप। ठीक है, अब क्या कहा गया है? ये कहा गया है जब भी कोई लाइट चलती है, किसी मीडियम में जाती है, ठीक है, तो वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होती है। अभी तक हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन किसके कारण होता है? अपने को पता है रिफ्रैक्शन किसके कारण होता है? स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसका मतलब स्पीड तो हमेशा चेंज होती है, हमें पता है। ठीक है, और वेवलेंथ भी चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होती है और वेवलेंथ भी चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हम जाते हैं तो क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती बिकॉज, आपको आंसर नहीं मिलेगा, आप लिख लेना, बिकॉज वेलोसिटी एंड वेवलेंथ changes in equal proportion, because velocity and wavelength changes in equal proportion। ठीक है, क्या मतलब इसका? सुनो मतलब क्या इसका? इसका मतलब ये है जितने टाइम से वेलोसिटी चेंज होती है उतने ही टाइम से वेवलेंथ चेंज होती है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ से देखूं तो क्या आएगा? v/में लैम्बडा। ठीक है,
मान लेते हैं ये 3 टाइम से चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वेवलेंथ भी कितने टाइम से चेंज होगा, 3 टाइम से। अगर इन दोनों को हम देखेंगे तो कितना आएगा, 1। अब ये 100 टाइम से हो रही है, ये भी 100 टाइम से, 200 टाइम से हो रही, 200 टाइम से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंजेस इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो दोनों जब इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज होंगी तो वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी क्या रह जाएगी, हर जगह हर बार कितनी आएगी फ्रीक्वेंसी, 1। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि कोई भी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी क्या क्या चीज चेंज होती है, वेलोसिटी भी चेंज होती है, और क्या होते हैं, वेवलेंथ भी चेंज होती है। क्या चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो फ्रीक्वेंसी का रीजन मैंने यहाँ पे दे दिया है। फेज हम पढ़ेंगे वेव में कि फेज क्यों नहीं चेंज होता, क्योंकि अभी फेज का कोई काम नहीं है मेरे पास, ठीक है, लेकिन लिख लेना कि फेज भी चेंज नहीं होता। तीसरा लॉ क्या आपको समझ में आया, ये एक नई बात थी आपके लिए जानने के लिए, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, आज का एक और काम करते हैं, छोटा सा लास्ट काम आज के लिए। और लास्ट काम है, अभी मैं आपको बता रहा था कि एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक वर्ड आया अपने पास, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सुनिए क्या होता है। सबसे पहली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है। 10th में आपने रिप्रेजेंट किया होगा एन से, एन, ठीक है। लेकिन अब आप सिंबल और ज्यादा यूज बढ़ाने लग गए हैं, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से। होता क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ना मीडियम, ओके। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, सी, वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, सी, और मीडियम के अंदर कितनी लिखी थी, वी, ठीक है। अगर दोनों ही लाइट वैक्यूम के अंदर हो, मींस एयर के अंदर हो, तो सी अपॉन में क्या आ जाएगा, सी, और सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितनी वैल्यू आएगी, 1। तो मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया भी था, एयर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा कितनी मिलेगी, 1, और वो सबसे कम होती है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये लिख लेना, ये पॉइंट काफी बार आ जाता है, पूछ लेते हैं। एयर का होता है 1, ठीक है, और सभी मीडियम में जब लाइट जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है। तो सबसे मैक्सिमम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो इतना होता है 2.42, और ये होता है डायमंड का। किसका होता है, डायमंड का, क्लियर। और सभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। एयर का होता है 1 और डायमंड का कितना होता है 2.42, और सभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके बीच में लाई करते हैं। जैसे गिलास का पूछ लिया आपसे, गिलास का, तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। गिलास में कितनी स्पीड बताई थी मैंने, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, 3/2, 1.5, ठीक है। दूसरी बात, इट हैज नो यूनिट, क्यों, ऊपर भी लाइट स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, यूनिटलेस है ये। तीसरी बात, अगर आपसे पूछ ले रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मान लेते हैं रिलेटिव, अगर निकालना आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, छोटा सा काम है, इसको थोड़ा ध्यान से सुन ले, न्यूमेरिकल में होगा ये। देखो, अगर मान लेते हैं दो मीडियम दे रखे हैं, एक तो μ1, इसको मैं लिखता हूँ C/V1, और एक दे रखा आपको μ2, C/V2। मतलब क्या है, एक दे रखा है गिलास, एक दे रखा वाटर, मान लेते हैं, ठीक है। रिलेटिव का मतलब होता है एक के कंपेयर में दूसरी, मीन्स या तो आप निकाल दो μ1/μ2, या आप निकाल दो μ2/μ1, दोनों ही रिलेटिव है। एक को क्या बोला जाएगा, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, एक को क्या बोला जाएगा, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। निकालो, तो यहां से देखो आप, μ1 ये C तो कैंसिल हो जाएगा, तो C/V1, तो V2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा ना। और काफी क्वेश्चनों में आपको इस तरह देखने को मिलेगा। आपको इस तरह भी लिखना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में कभी भी ऐसा लिखा मिले आपको, ठीक है, वहां पे आपको ऐसा लिखा मिलेगा म्यू ए जी, क्या करोगे, क्या कहोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू गिलास, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसमें क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब याद करने तरीका, ये 2 को आप यहाँ लिया हो, बस ये 1 को आप यहाँ लिया हो गया। बस इसको हम कहते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब जब दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हो तो उनका कंपेयर कैसे करें हम, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इतना ही करेंगे। कल हम आपको आगे लेके चलेंगे कि एक्चुअल में रे स्लैब करवाएंगे, कल हम रेक्टेंगुलर स्लैब वाला, ठीक है। फिर उसके बाद अपैरेंट, डिप, ये मतलब 2-3 टॉपिक और हैं, पहले इन पे हम डिस्कस करते हैं। फिर इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे हम चलेंगे, 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हैं क्योंकि आसान सा पार्ट है, ठीक है। तो आज आप इसकी स्टार्टिंग करना और इसको अच्छी तरह से मेंटेन करना, बुक का यूज़ करना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है, गुड बाय।